नमस्कार। स्वागत है आपका उत्कृष्ट क्लासेस में। तो आज हम लोग जानेंगे मृदा के बारे में, यानी कि मिट्टी के बारे में। मिट्टी का जो निर्माण हुआ है ये चट्टानों के टूटने फूटने से हुआ है, या ऐसे हम लोग भूगोल की भाषा में कह सकते हैं कि चट्टानों के अपक्षय से मृदा का निर्माण हुआ है। और मृदा के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? पेडोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो पेडोलॉजी कहते हैं। और मिट्टी में आपको 5 परत देखने को मिलता है। सबसे ऊपर हॉरिजॉन ओ, फिर हॉरिजॉन ए, हॉरिजॉन बी, हॉरिजॉन सी और हॉरिजॉन आर। ठीक है, ये जो हॉरिजॉन ओ है इसमें आपको ह्यूमस देखने को मिलेगा और इसमें आपको कार्बनिक पदार्थ और खाद भी देखने को मिलता है। और ये सबसे ज्यादा आपको वन क्षेत्र में देखने को मिलेगा। अगर बात करें हॉरिजॉन ए की, तो इसमें आपको छोटे पेड़ पौधों के जड़ और कीड़े मकोड़े और चूहे देखने को मिल सकते हैं। वहीं बात करें हॉरिजॉन बी की, तो इसमें आपको बड़े पेड़ पौधों के जड़ देखने को मिलेंगे। हॉरिजॉन सी जो है ये कृषि के लिए अनुकूल नहीं है, मतलब इसमें आपको खेती मतलब कि इसमें आप खेती नहीं कर सकते हैं। और हॉरिजॉन आर जो है इसमें आपको केवल और केवल पत्थर ही देखने को मिलेंगे। वहीं बात करें इसके वर्गीकरण की, इसकी मृदा के वर्गीकरण की, तो मृदा को हम लोग 2 भागों में मेनली बांट सकते हैं। पहला स्थानबद्ध मृदा, दूसरी स्थानांतरित मृदा। स्थानबद्ध मृदा क्या है कि जब मृदा का निर्माण हुआ था, मतलब जब मिट्टी का निर्माण हुआ था उस समय जहां मिट्टी थी वर्तमान समय में भी उसी जगह पर मिट्टी है। मतलब कि जहां मिट्टी का निर्माण हुआ था वर्तमान समय में भी मिट्टी आपको वहीं देखने को मिलेगी। उससे हम लोग कहते हैं स्थानबद्ध मृदा। इसमें हम काली मिट्टी और लाल मिट्टी को रख सकते हैं। वहीं बात करें स्थानांतरित मृदा की, तो इसमें जहां मिट्टी का निर्माण हुआ था वर्तमान समय में मिट्टी आपको वहां देखने को नहीं मिलेगी। मतलब विभिन्न जलवायु कारकों के द्वारा ये आपको एक स्थान से दूसरे स्थान स्थानांतरित हो जाती है। इसमें आप जलोढ़ मृदा को रख सकते हैं। जैसे कि जब बाढ़ आता है तो आप देखेंगे कि हर साल नई मिट्टी का निक्षेप होते जाता है, उससे हम लोग क्या कर सकते हैं? तो स्थानांतरित मृदा। ठीक है, वही क्या है? जलोढ़ मिट्टी है। अगर बात करें भारतीय मिट्टी की, इसकी भारतीय मिट्टी की, तो भारतीय मिट्टी को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 8 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 8 भागों में। कौन कौन सा? तो जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, दलदली मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी और लवणीय मिट्टी। कितने भागों में? 8 भागों में। वहीं बात करें यूनाइटेड स्टेट के कृषि अनुसंधान की, मतलब यूनाइटेड स्टेट का जो कृषि अनुसंधान है उसने मिट्टी को 11 भागों में बांटा है। अगर आप बात करें भारत की मिट्टी की, तो भारत की मिट्टी में आपको सर्वाधिक जो है वो जलोढ़ मृदा देखने को मिलेगी। कौन सी मृदा? सर्वाधिक आपको जलोढ़ मृदा देखने को मिलती है। और भारतीय मृदा में आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी देखने को मिलेगी। किसकी कमी? तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी देखने को मिलती है। तो अब बात करें अगर जलोढ़ मृदा की, तो जलोढ़ मृदा जो है आपको 43% क्षेत्र में देखने को मिलता है। मतलब भारत में जितनी मृदा है उसमें 43% क्षेत्र किसका है? तो वो सिर्फ जलोढ़ मिट्टी का। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी को हम लोग दोमट मिट्टी या कछारी मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दोमट मिट्टी या कछारी मिट्टी भी कहते हैं। और ये सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। भारत में जितनी मिट्टी पाई जाती है, जितने प्रकार की, उसमें सबसे ज्यादा जो उपजाऊ है वो कौन सी है? तो वो जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, ये आपको 43% क्षेत्र में देखने को मिलेगा। और इसका विस्तार जो है उत्तर भारत में। कहाँ है इसका विस्तार? आपको उत्तर भारत में देखने को मिलेगा, यानी कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में। यह कह सकते हैं कि आपको गंगा ब्रह्मपुत्र का जो दोआब क्षेत्र है वहां देखने को मिलता है। कौन सी मिट्टी? तो जलोढ़ मिट्टी। अब जलोढ़ मिट्टी में जहां बालू कम होगा, क्या होगा? जहां बालू कम होगा उसे हम लोग कॉप कहते हैं। क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कॉप कहते हैं। और जहां बालू ज्यादा हो उसे हम लोग दोमट कहते हैं। ठीक है, और जलोढ़ मिट्टी में आपको चूना पत्थर और पोटेशियम की मात्रा ज्यादा देखने को मिलती है। इसकी चूना पत्थर और पोटेशियम की मात्रा ज्यादा देखने को मिलेगी। वहीं नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस इसमें कम देखने को मिलता है। अगर बात करें इसके वर्गीकरण की, किसकी? जलोढ़ मृदा की वर्गीकरण की, तो संरचना के आधार पर हम लोग इसे 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन सा? खादर, बांगर और तराई। जहां हर साल बाढ़ आती है यानी कि नई मिट्टी का जमा होते जाता है उसे हम लोग कहते हैं खादर मिट्टी। उसे ही हम लोग नई जलोढ़ मृदा भी कहते हैं। बांगर मिट्टी क्या है? जहां हर साल बाढ़ नहीं आती उसे हम लोग क्या कहते हैं? बांगर मिट्टी। उसे हम लोग पुरानी जलोढ़ मृदा भी कहते हैं। और जो तराई मिट्टी है ये तट के समीप जो दलदली मिट्टी पाई जाती है उसे हम लोग तराई मिट्टी कहते हैं। अगर बात करें हम लोग कपासी मिट्टी की, किसकी? कपासी मिट्टी की, तो ये आपको भारत में 13% क्षेत्र में देखने को मिलेगा। कितने प्रतिशत? तो 13% क्षेत्र में आपको काली मिट्टी देखने को मिलता है। और इसका जो निर्माण होता है वो बेसाल्टिक चट्टान से होता है। किससे होता है? तो बेसाल्टिक चट्टान से काली मिट्टी का निर्माण होता है। और बेसाल्टिक चट्टान जो है वो लावा से निर्मित होती है। किससे निर्मित होती है? तो लावा से निर्मित होती है बेसाल्टिक चट्टान। और बेसाल्टिक चट्टान से निर्मित होता है काली मिट्टी। इसलिए हम लोग काली मिट्टी को कभी कभी लावा की मिट्टी भी कहते हैं। और काली मिट्टी को हम लोग रेगुर मिट्टी, कपासी मिट्टी और लावा की मिट्टी भी कहते हैं। इसमें आपको जो है ह्यूमस की मात्रा ज्यादा देखने को मिलेगी। किसकी? तो ह्यूमस की मात्रा काली मिट्टी में आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। और ये सबसे ज्यादा जल सोखती है। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। इसलिए हम लोग काली मिट्टी कभी कभी स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। और इसका जो काला रंग है, किसका? काली मिट्टी का जो काला रंग है ये आपको टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है। किसके कारण? टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण काली मिट्टी का रंग काला देखने को मिलता है। अगर बात करें हम इसका विस्तार की, तो ये आपको मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक के क्षेत्र में देखने को मिलेगा। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। लेकिन बात करें इसका सबसे ज्यादा जो विस्तार कहाँ देखने को मिलेगा, ये आपको महाराष्ट्र के क्षेत्र में देखने को मिलता है।
इसमें आप कपास और गन्ने की खेती ज़्यादा कर सकते हैं, किसमें, काली मिट्टी में। और इसमें कपास की खेती ज़्यादा होती है, इसलिए हम लोग इसे कभी कभी कपासी मिट्टी भी कहते हैं। और इसका सबसे ज़्यादा विस्तार कहाँ है, तो महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। इसे हम लोग स्वतः जुताई वाली भी मृदा कहते हैं। अगर बात करें अब लाल मिट्टी की, किसकी, लाल मिट्टी की, ये आपको भारत में 18% क्षेत्र में देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसका जो विस्तार है ये आपको ज़्यादातर प्रायद्वीपीय भारत में देखने को मिलता है, जहाँ पर की वर्षा कम होती है। और लाल मिट्टी का जो रंग लाल है ये आपको फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। किस कारण, तो फेरिक ऑक्साइड के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। इसमें लोहा और सिलिका की अधिकता होती है। किसकी अधिकता होती है, तो लोहा और सिलिका की। और ये जो सबसे ज्यादा आप देखने को मिलेगा तो ये आपको तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में देखने को मिलता है। कौन सी मिट्टी, तो लाल मिट्टी। और इसमें आप बाजरे की खेती कर सकते हैं। मतलब बाजरे की खेती के लिए सबसे ज्यादा अच्छी कौन सी है, तो लाल मिट्टी है। और जल सूखने के बाद, मतलब जल जिसमें जाता है तो ये पीले रंग की दिखने लगती है, इसलिए हम लोग इसे लाल पीली मृदा भी कहते हैं। और ये थोड़ी बहुत अम्लीय प्रकृति की होती है। और इसका जो विस्तार है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, महाराष्ट्र और कर्नाटक में देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे ज्यादा विस्तार कहाँ है, तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में, ठीक है। अब हम बात करते हैं लेटराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, दलदली मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी और लवणीय मिट्टी के बारे में। अब हम लोग जानते हैं लेटराइट मिट्टी के बारे में। लेटराइट मिट्टी जो है, इसका निर्माण जहाँ 200 सेंटीमीटर उससे वर्षा ज्यादा होगी और अत्यधिक गर्मी पड़ेगी, वहीं पर लेटराइट मिट्टी का निर्माण होगा। इसका निर्माण लिच्छालन पद्धति या लीचिंग प्रोसेस के द्वारा होता है। इसमें लौह ऑक्साइड और एल्यूमिनियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, तो लौह ऑक्साइड और एल्यूमिनियम पाया जाता है। और लौह ऑक्साइड के कारण ही लेटराइट मिट्टी का रंग लाल देखने को मिलता है। यह आपको केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के क्षेत्र में पाया जाएगा। इसमें काजू, मसाला, कॉफी और इलायची की खेती की जाती है। और लेटराइट मिट्टी का जो सर्वाधिक विस्तार है ये आपको केरल राज्य में देखने को मिलता है। और केरल को हम लोग मसालों का राज्य भी कहते हैं। अगर हम बात करें पर्वतीय मिट्टी के बारे में, तो इसका विस्तार पर्वतों में होगा। और ये अत्यधिक कठोर होती है, इसलिए इसमें वनस्पति का अभाव देखने को मिलता है। इसमें आपको जंगली झाड़ियां और अल्पाइन वृक्ष पाए जाएंगे। और यहाँ पे आपको सेब, नाशपाती और चाय की खेती की जाती है। किसमें, तो पर्वतीय मृदा में। ये आपको जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। अगर बात करें हम लोग दलदलीय मिट्टी के बारे में, तो दलदलीय मिट्टी जो है ये वनस्पति के सड़ने और अत्यधिक वर्षा से इसका निर्माण होता है। इसका निर्माण हम कह सकते हैं कि डेल्टाई क्षेत्र में भी देखने को मिलेगा। इसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। ये केरल, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल क्षेत्र में पाया जाता है। इसे हम लोग पिटमे भी कहते हैं। बात करें मरुस्थलीय मृदा की, इसमें नमी की कमी देखी जाती है। किसकी, तो नमी की कमी देखी जाती है। और सबसे कम जल सोखने की शक्ति किसी की है, वो किसकी है, मरुस्थलीय मृदा की है। यह आपको राजस्थान, गुजरात, दक्षिण पंजाब और दक्षिण हरियाणा के क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। इसमें बाजरा, ज्वार और सरसों की खेती की जाती है। इसमें खजूर, नागफनी, बबूल और कटीली झाड़ियां भी देखने को मिलती है। किसमें, तो मरुस्थलीय मृदा में। अगर बात करें हम लोग लवणीय मिट्टी के बारे में, इसे हम लोग रेह, कल्लर या ऊसर मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, रेह, कल्लर या ऊसर मिट्टी कहते हैं किसे, लवणीय मिट्टी को। इसका जो सबसे ज्यादा विस्तार है ये आपको गुजरात के कच्छ के रण में देखने को मिलेगा। लवणीय मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है, यानी हम कह सकते हैं ये क्षारीय मिट्टी होती है। और क्षारीय मिट्टी को हम लोग ऊसर मिट्टी भी कहते हैं। अगर बात करें कुछ अन्य बातों की, जैसे कि अम्लीय मृदा, इसमें खेती नहीं हो सकती। इसे खेती योग्य बनाने के लिए इसमें हम लोग चूने पत्थर का उपयोग करते हैं। मतलब कि अम्लीय मिट्टी को हम लोग खेती करने योग्य बनाने के लिए चूने पत्थर का उपयोग करते हैं। वहीं क्षारीय मिट्टी को हम लोग खेती योग्य बनाने के लिए जिप्सम का उपयोग करते हैं। और बात करें कि अपरदन को हम लोग कैसे रोक सकते हैं, तो अपरदन को हम लोग वृक्षारोपण के द्वारा, मल्चिंग के द्वारा और जल प्रबंधन के द्वारा रोक सकते हैं। ये जो शेल्टर बेल्ट वृक्षारोपण है, इसके द्वारा हम लोग रेगिस्तान में कटाव को रोकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं किसी अन्य क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।